वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 3 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर जानकारी आपको मिले और आप नवीन प्रश्न बेहतर व्याख्याओं सहित देख रहे होंगे। आप इन वीडियो को अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। हाल में किस खाड़ी देश ने भारत के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए $10 बिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ओमान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ओमान की राजधानी मस्कट है, मुद्रा है ओमानी रियाल और सुल्तान है ओमान के हातिम बिन तारिक। दोस्तों, यह समझौता दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते आर्थिक संबंधों के बीच हुआ। वित्त वर्ष 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 8.947 अरब डॉलर था और वित्त वर्ष 2025 में यह बढ़कर 10.613 अरब डॉलर हो गया। वहीं निवेश संबंध भी मजबूत बने हुए हैं। ओमान में 6,000 से अधिक भारत ओमान संयुक्त उद्यम कार्यरत हैं। भारत से ओमान में कुल प्रत्यक्ष निवेश $675 मिलियन है, जबकि अप्रैल 2000 से मार्च 2025 के बीच ओमान से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई $600.08 मिलियन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा बजट पेश किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नौवा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट 2026 पेश किया। उन्होंने अपना 9वां बजट पेश किया। 2026 के बजट भाषण में उन्होंने 85 मिनट भाषण दिया। बजट क्या होता है उसके बारे में जानकारी। बजट सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में सरकार कितनी आय यानी रेवेन्यू प्राप्त करेगी और किन किन मदों में कितना व्यय करेगी। भारत के संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 112, यह अनुच्छेद केंद्र सरकार की बजट से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कराएंगे। भारत का पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने 1860 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम ने 1947 में पेश किया था। वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। 1 फरवरी 2017 को रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया था। सबसे अधिक बजट प्रस्तुत किया था मोरारजी देसाई ने। दोस्तों, 10 बार उन्होंने बजट पेश किया था। दोस्तों, 2026 की बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश का डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़कर 7.8 लाख करोड़ किया गया है। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए की निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना
शुरू होगी। दोस्तों, साइंटिफिक रिव्यू के लिए 1000 से ज़्यादा क्लिनिकल साइट बनाए जाएंगे। देश भर में 4000 नई ई बसें चलाई जाएंगी। ग्रामीण महिला उद्योगों के लिए स्व सहायता उद्यम यानी सी मार्ट्स की शुरुआत होगी। देश में एम्स के स्तर के 3 नए आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में नए बौद्ध सर्किट बनेंगे। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, बजट संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को मैं लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और 2026 के बजट से संबंधित ये फैक्ट हैं, आप इसे नोट डाउन करते रहें। ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स बनेंगे। खेलो इंडिया मिशन की स्थापना होगी। 15,000 मिडिल स्कूलों और 500 कॉलेज में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगी। जामनगर में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर खोला जाएगा। चंदन के पेड़ों और लकड़ी के लिए विशेष योजना शुरू की जाएगी। तटवर्ती क्षेत्र के किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी स्वराज पहल शुरू होगी। किसानों के लिए AI टूल भारत विस्तारा कार्यक्रम के शुरुआत होगी। देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण बजट संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम्बुआ के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ज्यूरिख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 4 लोगों के परिवार की औसत खर्च को मापता है, जिसमें भोजन, परिवहन, उपयोगिताएं और किराया शामिल है। इस इंडेक्स के अनुसार भारतीय शहर मुंबई 445वें, गुरुग्राम 450वें, इंदौर 477वें, पटना 471वें स्थान पर है। टॉप 3 शहर हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, दूसरा जिनीवा स्विट्जरलैंड, तीसरा बेसल स्विट्जरलैंड। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचांक 2025-26। नेम्बुआ के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में ज्यूरिख शहर को शीर्ष स्थान मिला। निर्यात तैयारी सूचांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर को पहले और भारत को 80वां स्थान हासिल हुआ। अवतार ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु रहा। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल पहले स्थान पर है। भारत मूल के आर्किन गुप्ता ने फोर्ब्स 30 लिस्ट में जगह बनाई। भारत AI मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। भारतीय अर्थ रेयर में तीसरे स्थान पर और चीन पहले स्थान पर है। इंडिया सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में 2025 में दीपेंद्र गोयल पहले स्थान पर रहे। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सूचांक 2025-26। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य के 3 बौद्ध स्थलों रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी डायमंड ट्रायंगल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा की सीट है 21, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 147। दोस्तों, यूनेस्को ने उड़ीसा के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थलों को भारत की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने की अस्थायी सूची में शामिल किया।
ये स्थल डायमंड ट्रायंगल के रूप में जाने जाते हैं। ये तीनों स्थल उड़ीसा के जाजपुर और कटक जिलों में स्थित हैं। धार्मिक महत्व ऐसा माना जाता है कि इन स्थलों पर बौद्ध धर्म के तीनों प्रमुख संप्रदायों हीनयान, महायान और व्रजयान का प्रचार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने अपना पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मेरठ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह पहला कौशल विकास में उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCSU की सहयोग से शुरू की गई। दोस्तों, CCSU को पायलट कैंपस के रूप में चुना गया, जहां AI टूल्स का परीक्षण किया जाएगा और सफल होने पर इन्हें पूरे देश के अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में लागू किया जाएगा। इस परियोजना की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित गूगल के AI फॉर दोस्तों, इसे फिर से सुने। ये इस परियोजना की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित गूगल के AI फॉर लर्निंग फोरम में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के बारे में जानकारी। आयोजन तिथि रही इसकी 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026। ये आयोजन हुआ था मेलबर्न पार्क, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों, ये हार्डकोर्ट ग्रीन सेट पर खेला गया। 2026 के ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेताओं के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। पुरुष एकल का विजेता बना कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और दोस्तों नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं उप विजेता रहे। लगातार दूसरी बार वे ऑस्ट्रेलियन फाइनल में हारे हैं और उनका अभी सपना पूरा नहीं हुआ है 25 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का। अब तक नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। दोस्तों, जहां महिला एकल की बात की जाए, वहां एलेना रायबाकिना ने एक दिन पूर्व उन्होंने आर्याना सबालेंका को, जो कि सर्बिया की हैं, उनको पराजित किया था। और दोस्तों, एलेना रायबाकिना कजाकिस्तान की हैं, विजेता बनी महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में। चलते हैं कुछ और जानकारी मैं दे रहा हूं चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में। विंबलडन की दोस्तों शुरुआत हुई थी 1877 में। आयोजन स्थल था इसका लंदन, इंग्लैंड, और ये घास के मैदान पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर। US ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 में। आयोजन स्थल इसका होता है न्यूयॉर्क, अमेरिका। और दोस्तों, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और दोस्तों, फ्रेंच ओपन 1891 में शुरुआत हुआ। आयोजन स्थल इसका होता है पेरिस, फ्रांस, और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो शुरुआत 1905 में हुई और इसका आयोजन स्थल होता है मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और साल का ये पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी और फरवरी के मध्य खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजीत पवार के प्लेन क्रैश के निधन के बाद उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुमित्रा पवार को डिप्टी CM बनाया गया। सुमित्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, और दोस्तों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र से संबंधित जानकारी। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 में हुआ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत,
जो कि कार्यकारी राज्यपाल हैं, और विधान परिषद की सीट है 78, लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19 और 200 विधानसभा की सीट है, नोट डाउन करें, 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में किसे रामसर स्थल घोषित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, पटना पक्षी अभयारण्य और छारी डांड को रामसर स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों, हाल में भारत में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, जिससे रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई। ये नए स्थल हैं उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य एटा, और दोस्तों गुजरात का है छारी डांड, जो कि कच्छ जिले में है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अब 11 रामसर साइट हो गए हैं। और दोस्तों आपको बता रहा हूं, नोट डाउन करें, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है 20। दिसंबर 2025 में राजस्थान की सिलीसेड झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को भी रामसर सूची में शामिल किया गया था। रामसर स्थल वे आर्द्र भूमि होते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसकी शुरुआत 1971 में ईरान के शहर राम शहर में हुई थी। दोस्तों, हाल में घोषित रामसर स्थलों के बारे में जानकारी नोट डाउन कर लें। पटना पक्षी अभयारण्य एटा उत्तर प्रदेश में, छारी डांड कच्छ गुजरात में, गोगी बिल झील जो कि 94वां भारत का रामसर स्थल था कटिहार बिहार में, गोकुल जलाशय बक्सर जिले में जो कि बिहार में है, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण जिला है और दोस्तों राज्य है बिहार, खींचन वेटलैंड साइट फलोदी व जोधपुर में स्थित है राजस्थान प्रदेश है, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान में है, सक्कारा कोटाई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, थैरगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, उधवा झील झारखंड में है, खेचो पलारी वेटलैंड सिक्किम में है। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम रामसर स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966 को। दोस्तों आप इसे नोट डाउन करें, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का दर्जा मिला था हरियाणा को। राजधानी हरियाणा की चंडीगढ़ है। वर्तमान मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। लोकसभा की सीट है 10, राज्यसभा की सीट है 5, विधानसभा की सीट है 90। दोस्तों, 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसका उद्घाटन स्थल रहा है सूरजकुंड फरीदाबाद। उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। थीम है लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। अवधि है ये मेला चलेगा 15 फरवरी तक। विशेष लॉन्च हुआ मेल साथी ऐप। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में मिस्र चौथी बार मेले में शामिल हुआ। थीम राज्य है उत्तर प्रदेश और मेघालय। दोस्तों, भारत के प्रमुख मेलों के बारे में जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कोलकाता पश्चिम बंगाल में लगा। गंगा सागर मेला सागर द्वीप दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में लगा। कुंभ मेला दोस्तों हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन और नासिक में होता है। सोनपुर पशु मेला सोनपुर बिहार में होता है। महामृत्युंजना मेला रीवा मध्य प्रदेश में लगता है। रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर राजस्थान में होता है। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर राजस्थान में लगता है। गोवा कार्निवल गोवा में मनाया जाता है। रामकेली मेला
मालदा पश्चिम बंगाल में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में होता है। तो दोस्तों ये रहे भारत के प्रमुख मेलों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने चक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एसबीआई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों एसबीआई बैंक ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। यह केंद्र उन सेक्टरों को पैसा मुहैया कराएगा जिन्हें सनराइजर्स सेक्टर कहा जाता है। ये वह उद्योग हैं जो आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक तस्वीर बदल देंगे। एसबीआई का अनुमान है कि 2030 तक इन सेक्टर में 100 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आदमपुर एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी 2026 को पंजाब के जालंधर में स्थित आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया और इसका उद्घाटन किया। स्थान है आदमपुर जालंधर पंजाब। कार्यक्रम गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने लुधियाना में हलवारा एयरपोर्ट के नए सिविल टर्मिनल का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। दोस्तों विगत दिनों बदले गए नाम और दोस्तों अपडेटेड जानकारी है, आप इसे नोट डाउन कर लें। आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब जो कि जालंधर में है, इसका नाम बदल कर श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लोकनेत डीबी पटियाला पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। दोस्तों इसे सही कर लें, लोकनेत डीबी पाटिल हवाई अड्डा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम बदलकर अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नया नाम परशुरामपुरी हो गया। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान का नाम हो गया है भरथरी नगर। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया। इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया। कॉर्नेक ब्रिज मुंबई का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया। तो दोस्तों ये रहे बदले गए नाम, अपडेट मैंने कर दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 38, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स WIPO ने अपनी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 रैंकिंग जारी की है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसी देश की इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन को मापता है। इस रैंकिंग में भारत 139 देश की रैंकिंग में 38वें पायदान पर है। सर्वे के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रयासों के वजह से भारत की रैंकिंग में सुधार आया है। रैंकिंग में पहले नंबर पर है दोस्तों स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है स्वीडन और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के बारे में जानकारी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। भारत 1975 में इसमें शामिल हुआ था। कार्य है बौद्धिक संपदा के वैश्विक संरक्षण को बढ़ावा देना। मुख्यालय जिनीवा स्विट्जरलैंड। प्रकाशन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में किस देश के महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नॉफ्स का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए
ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। दोस्तों 29 जनवरी 2026 को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई हॉकी प्लेयर, दोस्तों इसे हॉकी कर लें, हॉकी के प्लेयर और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कोच माइकल नॉब्स का निधन हो गया। वे 72 साल के थे। माइकल 2011 से 2013 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच रहे। माइकल के कोच रहते हुए भारतीय पुरुष टीम ने 2012 लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। और दोस्तों माइकल ने 1979 और 1985 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 76 इंटरनेशनल मैच जीते, जिसमें उन्होंने एक गोल किया। दोस्तों ये डिफेंस के खिलाड़ी थे। और आपको बता दें बम्बई हॉकी विश्व कप में 1981 में उन्होंने भाग लिया हुआ था और 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया हुआ था। और दोस्तों माइकल नोब्स भारत के अलावा जापान हॉकी टीम के कोच भी रहे और उनकी पत्नी भी इंटरनेशनल प्लेयर थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम की मेंबर रही हैं ली कैप्स। और वर्तमान लड़की भी इनकी कैटलन नाम है, वो भी ऑस्ट्रेलियन टीम की मेंबर हैं और 200 महान खिलाड़ी रहे हैं। दोस्तों 2026 में प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। सिंगापुर के पर्यावरणविद ट्री लेडी कार्दिदा मेमानी का निधन हुआ। भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज इलियास पासा का निधन हुआ। मशहूर लेखक और ब्रिटिश पत्रकार मार्क टूली का निधन हुआ। पंजाबी हास्य अभिनेता जसविंदर भल्ला का निधन हुआ। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष IS बिंद्रा का निधन हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नॉब्स का निधन हुआ। दोस्तों ये है उनकी इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की गठित की गई है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों FPO को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में जानकारी। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मुथुवल करुणा स्टालिन। राज्यपाल हैं RN रवि। उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन। लोकसभा की सीट है 39, राज्यसभा की सीट 18, विधानसभा की सीट है 234। राज्य की पक्षी है एमराल्ड डो। और दोस्तों तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। राजकीय फल कटहल है। और दोस्तों तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य 3 हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु के 3 प्रमुख बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर पोर्ट। दोस्तों तमिलनाडु के त्योहारों के बारे में जानकारी। ताई पूषम भगवान मुर्गा को समर्पित है। थिमिल पर्व द्रौपदी को समर्पित है। पोंगल त्यौहार चिथिरई देवी मीनाक्षी के विवाह से संबंधित यह त्यौहार है। वेल विल ओरिविजा महोत्सव थिमिथी पुथांडु जो कि 9 वर्ष त्यौहार है और पोंगल। तो दोस्तों ये रहे तमिलनाडु के त्योहारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड राइजिंग डे मनाया जाता है। इस दिन भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 को याद किया जाता है, जो समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव और तस्करी रोकने में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जानकारी। दोस्तों इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य कार्य समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण है। आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम हम रक्षा करते हैं। वर्तमान महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि।
200 प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।